नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंडनट। ग्राउंडनट माने मूंगफली। मूंगफली एक तरह से ये क्या है, दलहनी फसल है। क्योंकि ये लेग्यूम में आती है, लेकिन इसको हम काउंट करते हैं किस में, ऑयल सीड क्रॉप्स में। ऑयल सीड क्रॉप्स में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग होता है वो ऑयल के लिए होता है। इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, ना कि दाल के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर बोटेनिकली देखते हैं तो फिर ये एक लेग्यूम क्रॉप्स है। ग्राउंडनट, ग्राउंड जमीन पैदा होती है। ग्राउंडनट को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पीनट के नाम से भी जानते हैं, मंकी नट, मनीला नट, अर्थ नट, ये कई सारे उपनाम हैं जिनसे कि इस ग्राउंडनट को जानते हैं। हम लोग अपने यहाँ इंडिया में इसको सामान्यतः मूंगफली के नाम से जानते हैं। मूंगफली एक महत्वपूर्ण क्रॉप्स है। ये प्रमुखतया आती है C3 क्रॉप्स के अंतर्गत। C3 क्रॉप, इसके बाद इसको अगर देखें तो ये मूंगफली दो प्रकार की है मुख्यतया। आप देखेंगे एक ये इरेक्ट टाइप की है जिसको बंच टाइप की कहते हैं। और बंच टाइप इसलिए कि इसमें जो भी ये पिक्स हैं या जो इसकी मूंगफली लगती है क्या है, गुच्छे में लगती हैं, तो इसको कहते हैं इरेक्ट टाइप, या इसी को कहेंगे बंच टाइप। इरेक्ट टाइप या इसी को और क्या कह देंगे, बंच टाइप। ये बंच गुच्छे में लगती है। और इसको कह देते हैं स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप मीन्स ये फैलने वाली है। ये एक सीधा पौधा होता है, इरेक्ट बिल्कुल सीधा, और जिसमें मूंगफली कहाँ लगती हैं, पूरी गुच्छे में, इसलिए इसको इरेक्ट टाइप या बंच टाइप की कहते हैं। और ये फैलने वाला पौधा होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्प्रेडिंग टाइप। मुख्यतया जो इसकी बोटेनिकल नेम और फैमिली की बात है, इसमें देखें तो इसका जो बोटेनिकल नेम है बोटेनिकल नेम इसका है एरेचिस हाइपोजिया। एरेचिस मीन क्या होता है, एरेचिस से तात्पर्य है आपका लेग्यूम। हाइपोजिया से तात्पर्य है बिलो सरफेस। बिलो सरफेस या इसको आप कह सकते हैं ग्राउंड। यानी जो मूंगफली है, चूंकि ये जमीन के अंदर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एरेचिस हाइपोजिया, और इसका अर्थ लेग्यूम है और ये जमीन के नीचे होने वाली फसल है। अब ये ये हो गया बोटेनिकल नेम। C3 प्लांट है मेन। लेकिन अब इसमें अभी आपने देखा कि ये दो तरह का है, ये बंच टाइप और ये दूसरा आपका आ जाएगा क्या, स्प्रेडिंग टाइप। इन दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। एरेचिस हाइपोजिया दोनों में आएगा, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम है एरेचिस हाइपोजिया फेस्टिजियाटा। और इसका एरेचिस हाइपोजिया दोनों में सेम रहेगा, लेकिन इसका नाम है एरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूम्बेंस। ये नाम हो गया। ये मेनली खरीफ क्रॉप्स है, इसको खरीफ में उगाते हैं, लेकिन इसको रबी में भी उगाया जा सकता है। खरीफ में जब उगाएंगे, ये दोनों वैरायटी हैं, स्प्रेडिंग टाइप की और बंच टाइप की, आपकी ये गुच्छे में आएगी। लेकिन इसको अब रबी में भी उगाते हैं, और रबी में उत्पादन इसका कुछ ज़्यादा होता है। और उसका मूल कारण ये है कि रबी सीजन में इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, इनका अटैक बहुत कम होता है, और इसका जो मैनेजमेंट है या कल्चरल प्रैक्टिस है उसको करना बहुत आसान होता है। रबी में भी उगाते हैं, लेकिन मेनली ये खरीफ क्रॉप्स ही है, खरीफ क्रॉप में उगाते हैं इसको।
अब इसका आता है कि इसमें 2n नंबर क्या होते हैं, क्रोमोजोम नंबर क्या होते हैं। तो क्रोमोजोम नंबर तो इसका मेनली अपने यहाँ होता कितना, ये 40। और ये कैसी हैं, जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, जिनको उगाते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज भी हैं, और वाइल्ड स्पीसीज में है उसमें अंतर होता है। वाइल्ड स्पीसीज में तो 2n रहता है 20, लेकिन वाइल्ड स्पीसीज से अपना कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, कल्टीवेटेड स्पीसीज को देखना है। तो कल्टीवेटेड जितनी स्पीसीज हैं उनमें 40 ही होता है 2n नंबर। अब इसका आता है ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इसका अगर वैसे देखेंगे तो जो साउथ USA है, इसको माना जाता है उसका उत्पत्ति। जो है इसका दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ मानते हैं। कहीं इसमें ब्राज़ील का भी है, तो ब्राज़ील तक है। इसके बाद उत्पत्ति स्थान के बाद हो गया। अब जब इनमें दोनों में करते हैं, इसमें जो बंच टाइप है ये सामान्यतया ज़्यादा बेहतर है। कारण इसमें स्प्रेडिंग टाइप में एक बड़ी समस्या है कि इसमें जो पाई जाती है वो क्या रहता है, डार्मेंसी, सुषुप्तावस्था। और सुषुप्तावस्था कितनी होती है, लगभग इसकी होती है 2 मंथ। ये 2 माह सुषुप्तावस्था में रहेगी और इसमें कोई सुषुप्तावस्था नहीं होती है। यानी जैसे ही आप इसकी सोविंग करेंगे वैसे तुरंत जर्मिनेशन होता है। लेकिन इसमें अगर बोएंगे, स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली है, उसमें थोड़े समय के लिए करीब 2 माह डार्मेंसी पीरियड होता है, इसलिए इसकी जर्मिनेशन में लेट लगता है। लेकिन आप इसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय मेन है कि इसमें आप क्या करेंगे, इसका आप करेंगे हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के अलावा भी और क्या करेंगे, आप इथाइलिन। वैसे तो इथाइलिन आप जानते हैं, इथाइलिन क्या होता है, ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स होता है। लेकिन ये इथाइलिन है, ये इसके डार्मेंसी को तोड़ने में भी आता है। इसके अलावा आप NAA का इस्तेमाल करते हैं, नैप्थलीन एस्टिक एसिड। इसके कारण भी इसकी डार्मेंसी ब्रेक होती है। इसलिए चूंकि डार्मेंसी है, इसलिए सबसे पहले है कि आप इसको डार्मेंसी का ट्रीटमेंट करके ही आप बोएं। बोने के कारण क्या होगा, इसका जो तुरंत जर्मिनेशन होता है और आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इसके अगर डार्मेंसी के बाद फिर आप देखें क्या होता है, इसके डे की बात, इसके क्या होते हैं, ये रहेगा आपका समय जो लेता है, ये 90 to 95 डेज में तैयार होती है, 90 से 95 दिन में। लेकिन इसको समय ज़्यादा लग जाता है, और ये क्या है, 120 से 130 दिन में तैयार होती है। यानी अगर आप दोनों क्रॉप्स बोते हैं, ये कम समय में तैयार होगी, और ये साथ में आपका लंबे दिनों में तैयार होती है, 120 से 30 दिन ले लेती है। दरअसल ये लेग्यूम क्रॉप्स है। लेग्यूम क्रॉप्स जितनी भी हैं, आप सभी जानते हैं कि जितने खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं वो कैसे होती हैं। खरीफ सीजन की जितनी क्रॉप्स हैं वो होती हैं शॉर्ट डे प्लांट, और रबी वाले जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं लॉन्ग डे प्लांट। चूँकि हमारी ये खरीफ क्रॉप्स है, इसलिए ये मूंगफली है, ये कैसा पौधा है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, छोटे दिनों वाला पौधा है। अब इसके बाद जब इसको बोते हैं तो डार्मेंसी हो गया, सीड रेट हो गया। अब इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, तो नंबर 1 तो सॉइल है। सॉइल का जो चाहिए pH मान वो 6.5 से 6.5 के बीच सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा चूँकि हम सभी जानते हैं मूंगफली कहाँ होती है, नाम ही है एरेचिस हाइपोजिया, लेग्यूम बिलो ग्राउंड, ज़मीन के नीचे होती है। जैसा आप देख रहे हैं ये बोते हैं यहाँ, इसके बाद ये नीचे ही ज़मीन में होता है। ज़मीन में होगी। इन पेग्स को, इनकी पेग्स कहते हैं इनको, जो, और ये पेग्स हैं
पिक्स कैसा, इन्हीं को क्या कह देते हैं, पॉड। पॉड माने फली। दूसरा, जो इसके अंदर दाने पाए जाते हैं, दाने को क्या कहते हैं, जो भी मूंगफली के दाने हैं उनको कह देते हैं कर्नेल। ये हो गया। जमीन के नीचे बोना है, फैलना है, तो फैलने के लिए कैसा चाहिए, जितनी भी हमारी रूट क्रॉप्स हैं, या रूट क्रॉप से तात्पर्य है कि जो भी ज़मीन के नीचे होने वाली फसलें हैं उनको फैलाव के लिए, इसलिए निश्चित जितनी भी हैं उनको कैसा चाहिए, सैंडी लोम, माने जो बलुई दोमट है वो मिट्टी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आप कहीं मूंगफली को हैवी सॉइल में उगाते हैं, ब्लैक सॉइल में उगाएंगे, तो क्या होगा, इन पिक्स को फैलाव के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फैलाव नहीं होता, इनका साइज छोटा रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो सॉइल है कैसी होनी चाहिए आपकी, और ये सॉइल होनी चाहिए आपकी सैंडी लोम। इसके बाद आता है सीड रेट की भी बात, सीड रेट की भी चर्चा करेंगे। मूंगफली अभी इतना हमने पढ़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, भारत देश में जो ऑयल वैसे भी बहुत कमी है, विदेशों से आयात भी करते हैं, पाम ऑयल का एक बहुत बड़ा आयात हो रहा है। इसमें ऑयल परसेंटेज जो पाया जाएगा, ऑयल परसेंटेज इसमें होता है 45% या इससे ज़्यादा। इसके साथ इसकी विशेषता एक और है कि इसमें जो पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है इसमें 26%। कोई ऐसी क्रॉप्स नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि आपका सोयाबीन, अगर सोयाबीन है, सोयाबीन में कितना होता है 20-40, सोयाबीन में कितना पाया जाता है 20-40, 40 क्या प्रोटीन, 20% क्या है ऑयल। पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा खाद्य तेल के रूप में सोयाबीन का तेल बहुत खाया जाता है, लेकिन भारत में अपने सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट खाया जाता है। और ये अगर परसेंटेज हम देखते हैं ग्राउंडनट में, तो ये क्या है, ऑयल परसेंटेज, और ऑयल परसेंटेज इसका है 45, प्रोटीन परसेंटेज इसका है 26। आप देखिए टोटल काउंट करके ये कितना हुआ 60, और ये कितना हो जाता है जाकर के 71 के आसपास। यानी ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। इसके अलावा भी एक चीज़ क्या है, ये एडिबल है, इसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे तेल निकालने के बाद जो इसका केक है, खली है, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी खलियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा 7.29% क्या पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन। इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको हम जानवरों को खिला सकते हैं, इनको हम जो है मैन्योर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मूंगफली में इसका दाना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इसका पौधा है, हार्वेस्टिंग के पश्चात अगर इस पौधे को है, जितना, चूँकि ये एक लेग्यूम क्रॉप्स है, इसलिए इसके पौधे को हम कैसा यूज कर सकते हैं, चारे के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसकी क्या है, हे भी बना सकते हैं। हे, जब किसी चारे को सुखा करके रखते हैं उसको हे कहते हैं, और जब फर्मेंटेड करके बनाते हैं वो साइलेज होता है। साइलेज सबसे बेहतर मक्के का होता है। हे सबसे बढ़िया बरसीम की होती हैं, लेकिन चूंकि ये भी एक लेग्यूम क्रॉप्स है इसलिए इसको भी हम बना सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सबसे महत्वपूर्ण। कैसी है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, माने ये स्वयं परागित है। अब आप इसको और देखें, जितनी इरेक्ट टाइप या बंच टाइप की हैं, आप देख रहे होंगे इसका फ्लावर कलर कुछ क्रीमी लिए हुए इसका फ्लावर कलर होता है। जो स्प्रेडिंग टाइप है इसमें क्या होता है, बिल्कुल पीले कलर का होता है। कैसी है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। आप अभी तक बहुत सारे नहीं समझ, लेकिन आप इसको देखिए, कहाँ फ्लावर कहाँ है, ऊपर है। पॉलिनेशन यहाँ होगा। पॉलिनेशन जैसे ही होगा क्या होगा
कि इससे ये पहले यहाँ पर फ्लावर रहा होगा, फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ होगा, पॉलिनेशन के बाद ये आया यहाँ पर। इनको कहते हैं, इसमें पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जैसे ही पॉलिनेशन होगा, यहाँ भी हो या यहाँ हो, दोनों में सेम ही होता है। इसके बाद यहाँ भी फ्लावर रहा होगा, यहाँ भी फ्लावर रहा होगा, सबसे पहले इनका पॉलिनेशन हुआ होगा, पॉलिनेशन के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये यहाँ से बढ़ना शुरू करते हैं। और ये क्या है? इनको कहेंगे गाइनोफोर। और गाइनोफोर क्या है? ये जो ओरी है, ओरी ही ये गाइनोफोर बनाती है और ये आकर के जमीन में आते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर ये फली बनना शुरू होती है, पॉड। और ये पॉड बनने की जो प्रोसेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, और उसी को ये एक कहलाता है पेग। इसको पेग कह दीजिए या पॉड कह दीजिए। ये पेग है, और जो पेग बनने की प्रोसेस है उसी को कहा जाता है पेगिंग। और पेगिंग से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पेगिंग किस में होता है, कितने दिनों में होता है, तो ये सब पूछा जाएगा। तो एक ये पेगिंग, पॉलिनेशन होगा, इसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ेंगे, यहाँ पर ये ओरी है, ये पेग बनाएगी। और पेग कहाँ? ये जमीन में जाती है। पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? पेगिंग कहलाती है। पेगिंग की प्रक्रिया। और ये गाइनोफोर, यही आपका ओरी है। आप देखेंगे कि जब भी बोएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? फ्लावरिंग। बोएंगे, पौधा बढ़ेगा, पौधा बढ़ने के बाद फ्लावरिंग होगी। आपको सोविंग टाइम नहीं बता, तो सोविंग टाइम इसका होता है कि जो लास्ट जून से लगा के इसको जुलाई तक बोते हैं। कारण ये अपनी एक कैसी है आपकी खरीफ क्रॉप से। तो जून जुलाई में बरसात के जो मानसून है जैसे ही आता है, हम इसकी बुआई करते हैं। और बुआई करने के पहले सबसे, अगर स्प्रेडिंग टाइप की बोते हैं तो उसमें क्या करेंगे? डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए करेंगे। जून जुलाई में बोने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर जो फ्लावर बनेंगे ये बनते हैं लगभग 40 to 45 डेज। कब? आफ्टर सोविंग। जब भी बुआई करेंगे उसके 40 से 45 दिन बाद ये आप करेंगे। और ये यहाँ से ये आने में ये आपका लग जाता है 15 से 20 दिन का समय। इसलिए पेगिंग की जो स्टेज है वो आती है करीब कितना? 55 डेज। ये थोड़ा सा आगे 55 to 60 डेज भी कह सकते हैं। तो ये फ्लावरिंग कितने में आता है? अगर कोई लेट है कभी 30 से 35 दिन का भी है, लेकिन जो एवरेज है वो 40 से 45 दिन का है। और उसके बाद 15 दिन, करीब 55 दिन आपको लग जाता है इसकी पेगिंग में। दोनों में क्या अंतर है? अब रही बात प्रोडक्शन की या सीड रेट की बात करते हैं। बोना है, ये क्या होता है? ये सीधा बढ़ता है। ये क्या है? स्प्रेडिंग टाइप की है। पौधे को जब बोएंगे तो पौधा एक एरिया बहुत ज़्यादा, एक पौधा बहुत ज़्यादा एरिया ले लेता है। इसमें क्या है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना होता है। जो स्प्रेडिंग टाइप की, अगर बंच टाइप की है तो इनमें क्या है? पौधे नज़दीक रहेंगे, इनकी स्पेसिंग कम होती है, इसलिए इनका जो सीड रेट है, सीड रेट भी इनका ज़्यादा। क्यों? इसमें ज़्यादा पौधे होने चाहिए। ये पौधा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसके पौधे कम होंगे तो सीड रेट भी कम होगा निश्चित तौर। तो इसका जो सीड रेट है वो रहता है 100 से 120 केजी, 100 से 120 केजी सीड रेट रहेगा। लेकिन इसका चूंकि पौधा बहुत बड़ा होता है, फैलता है, इसलिए पौधों की दूरी बढ़ाते हैं, इसलिए इसका जो सीड रेट होगा वो हमेशा होता है 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। दोनों बो दिया। अब इनकी स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। जब इनकी स्पेसिंग करेंगे, स्पेसिंग नॉर्मली
एक तो आ गया इरेक्ट टाइप बंच, इसमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 30 × 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा फैलाव लेगी तो दूर दूर बोएंगे। इनको आप करेंगे 30 × 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, माने इनकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपको कभी रबी की खेती करना है, रबी क्रॉप्स करना है, क्यों, रबी में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्यों, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का मैनेजमेंट बहुत आसान होता है, कल्चरल प्रैक्टिस बहुत आसान होती है, वीड कंट्रोल बड़ा आसान रहता है। इसलिए अगर रबी में बोते हैं तो रबी क्रॉप्स का हमेशा जो रहेगा इसकी स्पेसिंग 22.5 × 10 सेंटीमीटर, माने इनकी स्पेसिंग और कम, माने सबसे ज़्यादा पौधे इसमें। अब आता है प्लांट पॉपुलेशन की बात। प्लांट पॉपुलेशन होगा, जो भी ये इरेक्ट टाइप है इसमें रहेगा 3.33 लाख, माने 3.33 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होंगे। स्प्रेडिंग टाइप में चूंकि स्पेसिंग इसकी ज़्यादा होती है इसलिए इसमें रहेंगे 2.22 लाख। लेकिन अगर रबी में हम बोते हैं तो रबी में चूंकि स्पेसिंग और कम है इसलिए रबी में अगर बोएंगे इसमें होगा 4.44 लाख, माने सबसे ज़्यादा पौधे किसमें होंगे, रबी सीजन में। उसके बाद आएगा इरेक्ट टाइप बंच टाइप, जिसको हम खरीफ में बोएंगे, और खरीफ में ही अगर स्प्रेडिंग टाइप की बोते हैं तो उसमें 2.22 लाख है। ये होगी प्लांट पॉपुलेशन। अब इसके बाद जब इसको बोएंगे, देखिए ध्यान रखना है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, इनके फ्लावर कलर को भी देख लेते हैं, दूर दूर रहेंगे पौधे। ये यहाँ ज़मीन में आए, ज़मीन में आने के लिए क्या चाहिए, नमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारण जो भी ये पेक्स बनेंगी ये क्या है, बहुत ही नाजुक कोमल हैं। अगर मिट्टी टाइट होगी तो इनका प्रवेश करना ही बड़ा मुश्किल होगा। अगर इसलिए मिट्टी हमेशा कैसा, नमी होनी चाहिए। पेगिंग के समय, फ्लावरिंग टाइम में भी, पेगिंग के समय भी, दोनों ये बहुत क्रिटिकल स्टेज हैं इनकी। इस दौरान नमी की कमी किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। आइए ज़मीन में, कभी अगर कुछ छोटे रह जाते हैं, मान लीजिए यहाँ ज़मीन है, ये ऊपर रह जाते हैं, इसके लिए कभी कभी अर्थिंग अप भी करी जाती है। अर्थिंग अप सामान्यतया अर्थिंग अप कहाँ करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं आलू में, मिट्टी चढ़ाते हैं, इसमें भी अर्थिंग अप करते हैं। अर्थिंग अप करने का कोई उद्देश्य जो है वो यही है कि ये पेग हैं, ये जल्दी ज़मीन को टच कर जाएं और उसके बाद नीचे जल्दी से फैलने लगें। ये इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो रबी का भी हो गया। अब इसके बाद आएगा अब प्रमुख रूप से इनकी वैरायटी कुछ स्पेशल, चूँकि इरेक्ट टाइप, बंच टाइप, स्प्रेडिंग टाइप, साथ में रबी में भी बोई जाती है। तो पूछते हैं कभी, वैसे तो बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो ये इरेक्ट या बंच टाइप की है, इसमें है एक वैरायटी आपकी ज्योति, और इसकी एक वैरायटी स्पेशल है चंद्रा। चंद्रा वैरायटी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन अगर रबी में बोते हैं, रबी में बोएंगे, रबी की वैरायटी के लिए आती हैं स्पेशल ICGS, ये कई सीरीज में इन्होंने निकाला, ICGS 11, ICGS 44। इनकी ये रबी क्रॉप्स के लिए स्पेशल है और इनकी उपज बहुत ज़्यादा है, और इनकी उपज है 35 से लगा करके 55 कुंटल पर हेक्टेयर तक इसकी उपज हो जाती है। ये प्रमुख वैरायटीज हैं इसकी, जिनको उगाने से काफ़ी फायदा होता है। तो मैन्योर फर्टिलाइज़र में NPK का क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये एक आपकी लेग्यूम क्रॉप्स है। जितनी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, आप सभी जानते हैं कि इस वायुमंडल में कितनी है,
78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। 1 एकड़ के ऊपर करीब 80,000 टन नाइट्रोजन विद्यमान है, लेकिन किस रूप में? नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। अब पौधे हमारे किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? या तो नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं या अमोनिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जितने पानी वाली ज़्यादातर है वो अमोनिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, इसमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया काम करता है। इसलिए नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होगी? जितना उसके इनिशियल स्टेज में, और कब तक? जब तक यहाँ पर ये नोडूल नहीं बनेंगे जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तब तक के लिए हमें चाहिए। तो नाइट्रोजन है वो डाल देते हैं करीब 40 kg पर हेक्टेयर। फास्फोरस की ज़्यादा है, तेल वाली भी फसल है, तो फास्फोरस इसमें कितना कर देंगे? 60। और पोटास है, पोटास भी कर देंगे 40। वैसे 20, 50, 30 का अनुपात भी रखते हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन है उसको अपना सकते हैं। 40, 60, 40 ये रहेगा। एक बड़ी विडंबना है इसमें, कभी कभी देखते हैं एक बीमारी होती है, बीमारी कह लीजिए, बीमारी तो नहीं है, उसको कहेंगे पोपिंग। पोपिंग क्या होता है? मूंगफली का दाना जब उसमें हम तोड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर इसका बीज क्या कहलाएगा? कर्नेल। कर्नेल होते ही नहीं हैं, माने बीज बनते ही नहीं हैं, और उसको कहते हैं पोपिंग। जब हमारी फली खाली रह जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कह देते हैं पोपिंग। एक बहुत कहते हैं कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना। वही मतलब कभी मूंगफली में दाने नहीं बनते हैं, उस दाने वाली स्थिति। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर कमी है तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि उसमें फिर दाने नहीं बनेंगे। तो कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मूंगफली की फसल में देना। उसके लिए क्या करेंगे कि 250 कुंटल पर हेक्टेयर इस रेट से हम क्या देते हैं? जिप्सम। जिप्सम से कैल्शियम की पूर्ति होती है और दाने बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। इसके बाद एक और आता है, कहते हैं कि इसमें सेलिंग परसेंटेज क्या होता है? सेलिंग परसेंटेज क्या होता है? सेलिंग परसेंटेज मूंगफली में जो दाने बनते हैं उन दानों का प्रतिशत क्या होता है। माने मूंगफली और दाने हैं जो उसकी तुलना में क्या होगा? उसकी तुलना इसका सेलिंग परसेंटेज होता है 70%। 100 kg मूंगफली है, उसमें जो है करीब 70 kg आपको दाने प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका कहलाता है सेलिंग परसेंटेज। अब बात आती है कि इसकी कभी हार्वेस्टिंग अगर करना है तब क्या करेंगे? इरिगेशन। अब इरिगेशन के बारे में भी, तो इरिगेशन में नंबर 1 जब फ्लावरिंग स्टेज है तब बेहद इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब? जब पेगिंग, ये पेग ज़मीन के अंदर जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी, और जब ये पॉट डेवलपमेंट होता है तो इसकी जो सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है फ्लावरिंग टाइम, पेगिंग के समय और पॉट फार्मेशन। ये 3 स्टेज हैं। इस स्टेज पे कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इन दशाओं में सिंचाई, चूँकि खरीफ क्रॉप्स है तो पानी ऑलरेडी उपलब्ध रहता है, लेकिन अगर पानी की कमी है तो हमेशा ध्यान देना चाहिए इस स्टेज पर। ये जो वाटर डिफिशियंसी है उसको अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोडक्शन उससे प्रभावित होता है। इसके बाद एक और आएगा कि हार्वेस्टिंग की बात। हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? देखिए, इसमें तो कंट्रोल नहीं होता, पौधा बढ़ता जाएगा अपने आप और ये निकलते जाएंगे। ये क्या रहेगा? बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इरेक्ट और जो बंच टाइप की हैं उनको तो हम क्या करेंगे? उनको सीधा सा पुल आउट। पुल आउट माने
सीधा सा हम उसको पूरी तरह से उखाड़ लेंगे। और इसके पहले एक और उखाड़ लेंगे। और इसमें क्या होगा, इसके लिए हैरो की ज़रूरत पड़ती है। करेंगे, जुताई करेंगे और उसके बाद मूंगफली के दाने हैं वो बाहर आ जाते हैं और उनको हाथ से कैसे भी बीन सकते हैं। एक आता है, अब इसके बाद क्या करेंगे, चूँकि ये खरीफ क्रॉप्स है इसलिए वीड कंट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट। देखिए, इसमें वीड कंट्रोल, अगर क्रॉप्स एक बार पेगिंग हो गई, पेगिंग के बाद फिर हम यहाँ पर वीड कंट्रोल के लिए अगर कुछ भी कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर हमारे इन पिक्स को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए वीड कंट्रोल जहाँ तक संभव हो फ्लावरिंग के पहले वीड कंट्रोल कर लेना चाहिए। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये कंपटीशंस में कई बार आया, इसके लिए जो केमिकल यूज करते हैं मेन, और वो होता है नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन इसी को कहते हैं टोक E25। इसका इस्तेमाल करेंगे और खरपतवार पूरे ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद फिर हार्वेस्टिंग, जैसा भी चर्चा की थी, हार्वेस्टिंग करेंगे तो इनको सीधा सा पुल आउट कर लेंगे, पूरी एक साथ मूंगफली आ जाती हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि ये स्प्रेडिंग टाइप है इसलिए इसमें हैरो से हैरोविंग करनी पड़ती है और मूंगफली के आ जाएंगे। अब इसके बाद एक समस्या और भी आती है कि कभी कभी देखने में आता है कि मूंगफली के दाने को जब हम लोग खाते हैं तो खाने के दौरान कड़वापन का स्वाद आ जाता है। और वो कड़वेपन का स्वाद क्यों आता है इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। या इसके पहले ईल्ड की बात कर लेते हैं। ईल्ड कितनी होगी, तो जब ईल्ड है तो ईल्ड कहाँ ज़्यादा होती है, इसकी जो ईल्ड होगी ये रहती है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसकी उपज जैसा बताया था कि इसकी उपज कम होती है, इसकी उपज ज़्यादा होती है। इसकी होगी 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। जो खरीफ क्रॉप्स जो आपकी रबी में अगर बोते हैं, रबी में 30 to 35 कुंटल पर हेक्टेयर तक उपज हो जाती है में। अब इसके बाद क्या होगा भाई, आपकी हार्वेस्टिंग भी हो गई। हार्वेस्टिंग के बाद कुछ ध्यान देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी जैसी की चर्चा कर रहे थे, क्या होता है कि इसमें कसैलापन या कड़वेपन का स्वाद आ जाता है। कड़वेपन का स्वाद कैसे आता है, इसके लिए जो मेन चीज़ है कि जब इसकी हार्वेस्टिंग करके हम स्टोरेज करते हैं, या स्टोरेज के साथ क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के दौरान अगर एस्परजिलस फ्लेवस ये क्यों, अगर आप मॉइस्चर ज़्यादा है तो दिक्कत होगी, या प्रोसेसिंग के दौरान भी मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये क्या करता है, एस्परजिलस फ्लेवस ये क्या करेगा, अफ्लाटॉक्सिन ये टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वाद तीखा या कसैलापन हो जाता है। ये केवल एस्परजिलस फ्लेवस ये केवल मूंगफली में नहीं करता है, ये प्रमुख रूप से
पनीर में भी सेम यही काम करता है। पनीर में भी अगर कहीं कड़वापन का कुछ स्वाद आता है तो उसके लिए ये अफ्लाटॉक्सिन नामक तत्व जो एस्परजिलस फ्लेवस से निकलता है, इसी से होगा। उपज हमने आपको बताया इतना, लेकिन अगर इसका कहा जाए, कभी कभी आता है कि इसका सीड मल्टीप्लिकेशन अगर करा जाए, माने बीज गुणन होता है इसका 1:8। जो अफ्लाटॉक्सिन पैदा होता है एस्परजिलस फ्लेवस, जिसके कारण ये पनीर में भी होता है। इसके बाद आता है सीड मल्टीप्लिकेशन, माने जो बीज का गुणन है वो कितना गुना निकलता है। देखिए उपज तो आपको हमने बताया, लेकिन उपज के बाद बीज का गुणन सामान्यतया इसका होता है 1:8। अगर आप जितना बोएंगे, जैसे गेहूं है, गेहूं का कितना होता है 1:20, माने जितना बीज बोएंगे उसका लगभग 20 गुना पैदा होता है। सामान्यतः ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज है, एक औसत है, तो सीड मल्टीप्लिकेशन इसका कितना होता है 1:8। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है, दलहनी फसल के अंतर्गत आते हुए भी लेग्यूम क्रॉप्स है। लेग्यूम नाम है रेचिस, माने लेग्यूम हाइपोजिया, बिलो सरफेस या बिलो ग्राउंड। तो इस तरह से हमारे भारत देश की एक महत्वपूर्ण का, और भारत में सबसे ज़्यादा इसको गुजरात में बहुत इसकी काफ़ी पैदावार है। इसके अलावा पूरे भारत में इसको उगाया जाता है। बस केवल क्या है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल सैंडी लोम चाहिए। और इस तरह से मूंगफली से काफ़ी फ़ायदा है। अगर आप सभी को इस वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और जो भी कमेंट हो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आगे इस पे सुधार किया जा सके। और अगर इसमें कहीं कुछ रह गया हो, या आप कोई सजेशन या आपके कोई क्वेश्चन हो, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट में लिखें और उनका आपको जवाब दिया जाएगा। और धन्यवाद सभी को, आप लोगों ने अच्छे से सुना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।